नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज अपन बात कर रहे हैं 7th क्लास के सामाजिक अध्ययन का चौथा टॉपिक राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत। राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत मित्रों, मुगल काल अलग है, दिल्ली सल्तनत अलग है। जो मुगल काल के पहले का जो जो इस्लामिक शासकों का जो काल माना जाता है उसको दिल्ली सल्तनत बोला जाता है, जिसमें तुर्क आक्रमणकारी जैसे मोहम्मद गजनवी है, महमूद गौरी है, दास वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अपन प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये पढ़ लेते हैं क्या है ये टॉपिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। चलिए पहला क्वेश्चन है, तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, कहाँ का रहने वाला था? जो तुर्क आक्रमणकारी, देखो इसमें फैक्ट भी मैंने बताए हैं। तुर्क आक्रमणकारी कहाँ का था? ये तुर्की था। महमूद गजनवी, कौन? महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। वो कहाँ का रहने वाला था? लाहौर का, काबुल का, गजनी का या पंजाब का? सभी को पता होगा, गजनी का रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, कब आक्रमण किया था महमूद गजनवी? जैसा कि अपन पढ़ते हैं कि सोमनाथ सोलंकी वंश का जो शासन हुआ करता था उस समय महमूद गजनवी ने वहां पर आक्रमण किया था। कौन से सन में किया था महमूद गजनवी ने आक्रमण? 1191 में, 1192 में, 1206 ईस्वी में या फिर 1025 ईस्वी में? तो चलिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, 1025 में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का बीजारोपण किसने किया? देखो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का बीजारोपण, इससे पहले अपन कहते हैं कि जो अंतिम हिंदू सम्राट हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान हुआ था। तो भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य का बीजारोपण किया था वो किसने किया? महमूद गजनवी ने किया या फिर बाबर ने किया, महमूद गौरी ने किया या कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया? किसने किया? तो महमूद गजनवी के बाद में आता है गौर प्रदेश का शासक हुआ था महमूद गौरी ने आक्रमण किया था 2 बार भारत पर। उस 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के साथ महमूद गौरी का शासन स्थापित हो जाता है और इसी से मुस्लिम साम्राज्य का बीजारोपण माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में, 1192, 1193, 1194? कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। चलिए मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम अभियान कब रहा? मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम अभियान कब रहा? किसके विरुद्ध रहा ये भी बताएंगे। 1206 ईस्वी या फिर 1526, 1220 ईस्वी, 1197 ईस्वी? मोहम्मद गौरी का भारत का अंतिम अभियान रहा था 1206 ईस्वी में। यह अंतिम बार भारत आया था झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे खोखरों के विरुद्ध इनका अंतिम अभियान रहा था। तो थोड़ी इस मोहम्मद गौरी के बारे में बात करते हैं। इसका अंतिम अभियान रहा था 1206 ईस्वी में। इसके बाद इसका जो गुलाम माना जाता है, इसका सूबेदार था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक इसका उत्तराधिकारी बनता है और दिल्ली में जो सल्तनत की स्थापना मानी जाती है वो लगभग 1206 ईस्वी में स्थायी रूप से दिल्ली में सल्तनत की स्थापना हो जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? जैसा कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध माना जाता है, तो ये कब हुआ था? 18 जून 1527 या फिर 9 मई 1526 या 21 अप्रैल 1526 या 27 मार्च 1525? कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? तो मित्रों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हमीर देव स्वान रणथंभौर का शासक कब बना? हमीर देव स्वान रणथंभौर का शासक कब बना?
1291 ईस्वी, 1282 या 1292 या 1290 ईस्वी में। रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान, जैसा कि रणथंभौर का सबसे महत्वपूर्ण शासकों में नाम लिया जाता है हमीरदेव चौहान का। तो ये कब बना था? ये बना था 1282 ईस्वी में। राजगद्दी पर कब बैठा था? 1282 ईस्वी में। हमीरदेव के पिता का क्या नाम था? हमीरदेव के पिता का क्या नाम था? जैसा कि हमीरदेव किसका उत्तराधिकारी था? जैतर सिंह, राज सिंह, अमर सिंह या जय सिंह, किसका था? तो हमीरदेव जी के पिता का नाम था जैतर सिंह। हमीरदेव के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? हमीरदेव के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? जैसा कि 1200 ईस्वी की बात करें तो 1200 के पास 13वीं सदी में मेवाड़ में शासन हुआ करता था, वो गोहिल वंश का हुआ करता था। किसका हुआ करता था? गोहिल वंश का। तो गोहिल वंश का शासक कौन हुआ था हमीरदेव चौहान के समकालीन? देखो, रतन सिंह तो 1302 ईस्वी में शासक बनता है। राणा कुंभा बाद में बनते, संग्राम सिंह भी बाद में बनते। तो उस समय समकालीन शासक कौन था? समर सिंह। हमीरदेव के समकालीन शासक, मेवाड़ के शासक कौन थे? समर सिंह। चलिए, इसकी हमीरदेव के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य है। हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? नयन सुंदर सूरी ने। नयन सुंदर सूरी ने। और एक होता है हमीर रासो। एक हमीर महाकाव्य से, एक हमीर रासो से। हमीर रासो की रचना की है जोधराज ने। किसने की? जोधराज ने। और जिस समय मेवाड़ का शासक हुआ करता था समर सिंह, उसी समय भीमरस के शासक अर्जुन का भी जिक्र मिलता है। भीमरस के शासक कि अर्जुन सिंह, अर्जुन का जिक्र मिलता है। और धार के शासक, धार जो मध्य प्रदेश में, उसमें धार में परमार वंश का शासन हुआ करता था, ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है इतिहास में। चलिए, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मदीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी या फिर खिज्र खान, कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? जैसा कि एक बड़ा दुर्ग होता था, उसके पास पहले उसके रास्ते में छोटा दुर्ग बना दिया जाता था। पहले इस दुर्ग को जीतते हुए आते थे तो ही इस दुर्ग को जीता जाता था। इसी प्रकार उसको इसकी कुंजी माना जाता था। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को माना जाता था? टोंक दुर्ग को, या गागरोन दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को, या फिर जाहिन दुर्ग को? किसको माना जाता? किसको कहा जाता रणथंभौर दुर्ग की कुंजी? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है जाहिन दुर्ग। जैसा कि 1191 में जाहिन दुर्ग पर आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर दुर्ग को जीतने का असफल प्रयास कब किया? देखो, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, लेकिन रणथंभौर दुर्ग को ये जीत नहीं पाया। कब किया था? 1291 में तो जाहिन दुर्ग पर आक्रमण किया था, ठीक है। जाहिन दुर्ग को जीतते हुए 12 महीने बाद 1192 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? देखो, जलालुद्दीन खिलजी शासक बनता है, उसके बाद बनता है अलाउद्दीन खिलजी। इसका भतीजा होता है, इसकी हत्या करके इस शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? रणथंभौर पर आक्रमण 1303 ईस्वी में, 1301 में, 1308 में या फिर 1311 में कब किया था? देखो, 1303 में तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, 1301 में रणथंभौर पर किया था, 1308 में सिवाना के दुर्ग पर और 1311 में जालोर के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? 1301 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक कब बने? रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक कब बने?
1301 ईस्वी में, 1302 ईस्वी में, या फिर 1303 में, या 1304 में। जैसा कि 1303 में मेवाड़ का प्रथम साका जो 1303 ईस्वी में हुआ था, रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। तो 1303 में तो नहीं बने थे शासक, ये बने थे 1302 में। चलिए रणथंभौर दुर्ग के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। रणथंभौर पर जब आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे, सेनापतियों का नाम था उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां ने पहले जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया, फिर नुसरत खां मारा गया, उलुग खां जान बचाकर भाग गया था, और फिर सल कपट से हमीरदेव के जो सेनापति थे रणमल और रतिपाल को अपनी तरफ मिला लिया था। फिर 1301 में रणथंभौर पर इनका अधिकार हो जाता है। इसी प्रकार ठीक 2 साल बाद में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और चित्तौड़ में जो रतन सिंह शासक हुआ करते थे उस समय, रतन सिंह के 2 सेनापति थे, गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त होते हैं लड़ते हुए। और जैसा कि पहली बार रतन सिंह को पकड़कर ले जाते, तो रतन सिंह को ये बचाकर गोरा और बादल ही लेकर आते हैं। फिर गुइल वंश यहाँ से समाप्त हो जाता है। एक बार खालसा घोषित कर दिया जाता है चित्तौड़ को। फिर सरदार हमीर जो सिसोदा गांव के थे, चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कब किया? सरदार हमीर, जिसको अपन आगे राणा हमीर के नाम से जानते, उसने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कब किया था? 1526 में, 1306 में, 1326 में, या 1330 में? तो राणा सरदार हमीर ने जो चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया था 1326 में। कब किया था? 1326 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कानड़ देश चौहान जालोर के शासक कब बने? कानड़ देश चौहान जालोर के शासक कब बने? तो ये बने थे 1296 में, या फिर 1301 में, 1308 में, या फिर 1305 में। कानड़ देश चौहान जालोर के शासक कब बने? जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन ये सभी शासक हैं, हमीर देव, रतन सिंह, कानड़ देश चौहान, ये सभी। तो कानड़ देश शासक बने थे 1305 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। महाराज शेखा के समकालीन आमेर का शासक कौन था? महाराज शेखा के समकालीन आमेर का शासक कौन था? तो आमेर का शासक ईश्वर सिंह, जय सिंह, संदर सेन, या फिर मान सिंह। देखो महाराज शेखा संदर सेन के छोटे भाई थे। संदर सेन बड़ा भाई था। इनको जागीरी दी गई थी शेखावटी की, तभी इनको महाराज शेखा के नाम पर ही शेखावटी जानी जाती है। तो उस समय आमेर का शासक था संदर सिंह, कस्बा वंशी, और महाराज शेखा का जन्म हुआ माना जाता है 1333 में इनका जन्म हुआ था, और 1488 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1333 में जन्म, 1433 में, और 1488 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और महाराज शेखा और संदर सेन के बीच युद्ध भी हुआ था 1471 में, इसलिए क्योंकि महाराज शेखा ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, इसलिए इनके बीच में 1471 में युद्ध भी हुआ था। और कानड़ देश चौहान की बात करें तो कानड़ देश चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में आक्रमण अभी अपने पहले पड़ा था, 1308 में आक्रमण हुआ था। और जालोर दुर्ग की जो कुंजी मानी दी जाती थी वो सिवाना दुर्ग को कहा जाता था। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रास्ता नहीं देने के कारण इनके बीच में युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था शम्स खान। जालोर विजय के समय अलाउद्दीन का सेनापति था शम्स खान। उसको बंदी बना लिया था सेनापति, और उसकी पत्नी समेत उसको बंदी बना लिया था। लेकिन एक नाम आता है बीका दैया के सल कपट से ये जालोर दुर्ग जीता गया था, तो ये भी एक नाम आता है। चलिए सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ?
देखो सारंगपुर युद्ध से पहले अपन जानकारी कर ले, सारंगपुर युद्ध हुआ किसके बीच में था? तो हुआ था ये महाराणा कुंभा, चित्तौड़ के शासक महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी, मारवाड़ के मालवा के शासक महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। ये हुआ था सारंगपुर का युद्ध 1437 में। कब हुआ था? 1437 में। और महाराणा कुंभा जो शासक बनते हैं वो 1433 में शासक बनते हैं। 1433 में शासक बनते हैं। देखो 1433 का पहले भी जिक्र किया आपने, अभी थोड़ी देर में महाराणा शेखा का जन्म हुआ था 1433 और महाराणा कुंभा शासक बनते 1433 में। और सारंगपुर का युद्ध में विजय होने के बाद में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए, महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? तो महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है अपनी एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य से रसिक प्रिया, जो इनके खुद के लिखे हुए ग्रंथ है, रसिक प्रिया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इनसे अपने को जानकारी मिलती है। मेवाड़ के कहा जाता है कि मेवाड़ में जो बनाए गए 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। उसमें से एक दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसको कभी जीता नहीं गया, अजय दुर्ग। और इसकी दीवार है वो विश्व की दूसरी बड़ी दीवार है। सेन की दीवार के बाद में दूसरा नंबर आता है, विश्व की दूसरी बड़ी दीवार है वो कुंभलगढ़ दुर्ग की दूसरी बड़ी दीवार है। इस पर कहा जाता है कि 4 घोड़ों को एक साथ दौड़ाया जा सकता है। बहुत विशाल दीवार है। महाराणा कुंभा की मृत्यु हो जाती है 1468 में, इनकी मृत्यु हो जाती है। ये थे महाराणा कुंभा। तो राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत का आज अपन ने चर्चा की प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।